हेलो एंड वेलकम टू मैकेनिकल एकेडमी। तो चलिए आज के इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स क्वेश्चन ऑफ गेट 2022 फॉर मैकेनिकल ब्रांच। ठीक है, ये सेट 1 का क्वेश्चन है। इस एग्ज़ाम को आईआईटी खड़गपुर ने कंडक्ट कराया था। ठीक है, इसके बाद फर्दर वीडियोस में हम लोग सेट 2 और बाकी ईयर्स के भी क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। जितने भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे जो काफ़ी कॉन्सेप्चुअल थे और बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर आने वाले गेट एग्ज़ाम के लिए, पीएसयूज़ एग्ज़ाम के लिए। लाइक अभी आपने एचपीसीएल का फॉर्म आपके पास आया हुआ है। ठीक है, एचपीसीएल की वैकेंसी आई हुई है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल का फॉर्म आपने भरा होगा। इसरो डीआरडीओ के एग्ज़ाम अगर फर्दर फ्यूचर में होते हैं, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन बहुत कॉन्सेप्चुअल हैं। इन सारे क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी और कॉन्सेप्ट होंगे मैं वहीं साथ में ही आपको डिस्कस करते जाऊँगा। ठीक है, पैरेलली आपको सारा का सारा मैं डिस्कस करते इसी सेशन पर ही जाऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके के काम की वीडियोस आप तक टाइम टू टाइम पहुंचते रहेगी। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या है देखिए क्वेश्चन, द क्लासियस इनइक्वालिटी होल्ड्स गुड फॉर। ठीक है, क्या क्या ऑप्शन दिए हुए थे, एनी प्रोसेस, एनी साइकिल, ओनली रिवर्सिबल प्रोसेस, ओनली रिवर्सिबल साइकिल। तो सबसे पहले आपको ये क्लियरिटी होनी चाहिए कि क्लासियस इनइक्वालिटी इज़ डिफाइंड फॉर साइकिल नॉट फॉर प्रोसेस। तो सबसे पहले तो दो ऑप्शन यहीं एलिमिनेट हो जाएंगे, एनी प्रोसेस एंड ये दिस सी, ऑप्शन नंबर सी ओनली रिवर्सिबल प्रोसेस, ये दोनों एलिमिनेट हो गए। ठीक है, दिस इज डिफाइंड फॉर साइकिल ओनली। क्या होता है क्लासेस इनइक्वालिटी, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी शुड बी लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। इफ cyclic integral of del q by t is less than 0 then it indicates irreversible cyclic process। ठीक है, irreversible cyclic process। ठीक, if del q by t cyclic integral of del q by t is equal to 0 it indicates reversible cyclic process, reversible cyclic process। ठीक है, और अगर एक ऐसा कंडीशन मान के चलिए होता कि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी इज़ ग्रेटर देन 0, अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है तो ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, इम्पॉसिबल साइक्लिक प्रोसेस। ठीक, तो ये दोनों हमारे इस कंडीशन में फिट होते हैं। ठीक है, क्लासेस इनइक्वालिटी क्या बोलता है, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, अगर ये लेस देन 0 है तो इरिवर्सिबल प्रोसेस है और इक्वल टू 0 है तो ये रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस है। तो आपके ऑप्शन के हिसाब से देखिए, दिस होल्ड्स गुड फॉर एनी साइकिल नॉट ओनली फॉर रिवर्सिबल साइकिल, दिस इज applicable for both the cycle, reversible and irreversible। for any cycle classes inequality holds good, या फिर बोल सकते हैं इसको वी कैन यूज क्लासेस इनइक्वालिटी फॉर एनी साइकिल्स। ठीक, तो आपका ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट है। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया देखिए, द टाइप ऑफ फिट बिटवीन ए मैटिंग शाफ्ट ऑफ डायमीटर दिस मच mm एंड अ होल ऑफ डायमीटर दिस मच mm इज, आपको टाइप ऑफ फिट बताना है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर आपके मन में आता होगा, एक डाउट अराइज होता होगा कि जब भी आपने फिट और फिट के बारे में पढ़ाई की होगी तो फिट तभी पॉसिबल है जब बेसिक साइज इक्वल हो। ठीक है, बेसिक साइज किसको बोलते हैं यहाँ पर, ये बेसिक साइज। ठीक, ये दिस इज बेसिक साइज, सपोज एक्स एंड दिस इज अपर लिमिट, अपर डेविएशन, दिस इज लोअर डेविएशन। ठीक, अपर डेविएशन लोअर डेविएशन दोनों दिया होता है अपने को, दिस इज नोन एज बेसिक साइज। ठीक, अब अगर ये फिट तभी पॉसिबल है जब होल और शाफ्ट दोनों का ये बेसिक साइज़ इक्वल हो। यहाँ पर देखिए दोनों इक्वल है नहीं, कुछ डिफरेंस है दोनों के बीच में, तो फिर गेट ने ऐसा क्वेश्चन क्यों दिया। तो देखिए, अगर इसकी जगह पर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिया होता तो फिट पॉसिबल ही नहीं होता। अगर ये 25 mm होता, एक शाफ्ट का हो या फिर होल का डायमेंशन हो, और एक 26 देता था, 27 दे देते हैं, और कोई भी इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो, ठीक है, तब वो फिट पॉसिबल ही नहीं था। इन्होंने कोशिश की है बहुत प्रैक्टिकल डेटा लेने की, इतना क्लियरेंस इन जनरल होता है। ठीक है, 0.015 का ही डिफरेंस है, तो इतना वी कैन अकाउंट। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक तो आप कैलकुलेटिव मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, मैं 1 बाय 1 दोनों ही मेथड आपको डिस्कस कर देता हूँ। जो दूसरा मेथड है, आप इसको एक ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करके बहुत ईजिली विद इन अ मिनट आप इसका सोल्यूशन कर सकते हैं, बता सकते हैं। और एक जो कैलकुलेटिव मेथड है, जो कन्वेंशनल मेथड है, उससे पहले आपको मैं समझा देता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको क्या क्या दिया गया है, शाफ्ट का डायमीटर दिया गया है। शाफ्ट का क्या दिया गया है, शाफ्ट 25 और अपर डेविएशन है 0.010 एंड लोअर डेविएशन है 0.010 mm। ठीक है, तो अगर हम लोग इसके अपर लिमिट की बात करें, अपर लिमिट कितनी होगी, 25 प्लस 0.010 mm। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा,
देखिए 25.01 mm। अगर लोअर लिमिट हम लोग कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, 25 प्लस 0.010, ये माइनस में, और इसको याद रखना है, ठीक है। ये माइनस में, तो क्या जाएगा 25 माइनस 0.010, और ये कितना जाएगा 24.99 mm, ठीक है। इतना बहुत इजी कैलकुलेशन है। इसको ये सोच के चलिएगा कि विदाउट कैलकुलेटर ऐसे क्वेश्चन आपसे बाकी एग्जाम नहीं पूछ सकता जो कैलकुलेटर अलाउ नहीं करते हैं। इतना कैलकुलेशन आपको मैनुअली आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट हमने निकाल लिया शाफ्ट का, वैसे ही हम निकाल लेते हैं फॉर होल। सॉरी, फॉर होल अपर लिमिट इज इक्वल टू, देखिए क्या होगा 25.015 प्लस 0.015, इट इज़ इक्वल टू 25.03, ठीक है। लोअर डेविएशन क्या होगा, देखिए 25.015 प्लस माइनस 0.015, ये कितना हो जाएगा 25, ठीक। दिस मच mm एंड दिस मच mm। अब देखिए किसी भी फिट के बारे में पता करने के लिए कि किस टाइप का फिट है, हमारे पास क्या फार्मूला होता है, मैं एक नए स्लाइड में आपको बताता हूँ, कुछ हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आपको सबसे पहले ये करना होता है, हमको मैक्सिमम क्लियरेंस एंड मिनिमम क्लियरेंस फाइंड करना होता है। मिनिमम क्लियरेंस, अब ये मैक्सिमम क्लियरेंस और मिनिमम क्लियरेंस क्या होता है, देखिए शाफ्ट को हम स्मॉल लेटर से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। सपोज से दिस इज़ डी मैक्सिमम, ये डायमेंशन मैक्सिमम साइज़ है और ये डायमेंशन मिनिमम साइज़ है, डी मिनिमम, ठीक। लोअर लिमिट को डी मिनिमम बोले हैं, अपर लिमिट को डी मैक्सिमम बोल रहे हैं। लाइक वाइज लोअर लिमिट ऑफ होल था ये, लाइक वाइज होल का जो अपर लिमिट था उसको हम कह रहे हैं कैपिटल डी से डी मैक्सिमम, एंड होल का जो लोअर लिमिट है उसको हम लोग कह रहे हैं डी मिनिमम, ठीक। तो मैक्सिमम क्लियरेंस क्या होता है, डी मैक्सिमम माइनस स्मॉल डी मिनिमम, इसको बोलते हैं हम लोग मैक्सिमम क्लियरेंस। मिनिमम क्लियरेंस किसको बोलते हैं, डी कैपिटल डी मिनिमम माइनस स्मॉल डी मैक्सिमम, ठीक है। ये होता है हमारा मैक्सिमम क्लियरेंस एंड मिनिमम क्लियरेंस, और इसके बेसिस पे हम लोग फाइंड करते हैं कि कौन से टाइप का फिट होने वाला है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस टाइप का फिट होगा, कैसे मालूम चलेगा। इफ़ से, देखिए तो वापस अपने स्लाइड में चलते हैं। इफ़ से वेट, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, चलिए ठीक है इसी कलर में रहने देते हैं। मैक्सिमम क्लियरेंस, इस अगर हम कहते हैं इसकी वैल्यू कोई अल्फ़ा आती है, इसकी वैल्यू अगर बीटा आती है, मान के चलिए मैक्सिमम क्लियरेंस की वैल्यू अल्फ़ा है, मिनिमम क्लियरेंस की वैल्यू बीटा है। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा बोथ आर पॉजिटिव, दोनों की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है, तो उस कंडीशन में हमारा जो फिट होता है वो होता है क्लियरेंस फिट, क्लियरेंस फिट, ठीक है। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा, इन दोनों में से दोनों ही वैल्यू अगर निगेटिव हो, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा दोनों की वैल्यू अगर निगेटिव हो, तो इस तरीके के फिट को हम लोग बोलते हैं इंटरफियरेंस फिट, इंटरफियरेंस फिट, ठीक है। इफ़ एनी वन ऑफ देम, या तो अल्फ़ा पॉजिटिव हो या बीटा निगेटिव हो, या फिर अल्फ़ा निगेटिव हो बीटा पॉजिटिव, ठीक है। यदि ऐसा कोई कंडीशन है तो इस कंडीशन पे जो हमारा फिट होता है वो कौन सा फिट होता है, ट्रांजिशनल फिट होता है, ट्रांजिशनल फिट, ठीक है, ट्रांजिशनल फिट होता है। तो देखिए हमारे कंडीशन में क्या है, हम लोग निकालते हैं, चलिए मैक्सिमम क्लियरेंस निकालते हैं। क्या होगा हमारा मैक्सिमम क्लियरेंस, मैक्सिमम क्लियरेंस, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ समझ जाना आप, ठीक है। क्लियरेंस, मैक्सिमम क्लियरेंस क्या निकलेगा, डी मैक्सिमम माइनस डी स्मॉल डी मिनिमम, ठीक। डी मैक्सिमम माइनस स्मॉल डी मिनिमम, ये कितना आएगा, देखिए डी मैक्सिमम क्या था 25.03, ठीक है। डी मैक्सिमम क्या था 25.03, सो डी मैक्सिमम इज 25.03, 25.03 माइनस डी मिनिमम, डी मिनिमम क्या है देखिए यहाँ पर 24.99, 24.99, ये कैलकुलेट करिए कितना आएगा, देखिए इसके वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्टली, आप कैलकुलेट करना 0.04। लाइकवाइज हम मिनिमम क्लियरेंस भी, मिनिमम क्लियरेंस निकालेंगे डी मिनिमम माइनस डी मैक्सिमम, ठीक है। आपको समझाने के लिए इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज ये सब क्वेश्चन, आप इसका एक सेकेंड मेथड जो बताऊंगा तुरंत का तुरंत निकलता है सब चीज़ें, ठीक है। समझाने के लिए इतना लंबा वक्त लग रहा है। डी मिनिमम कितना था, देखिए कैपिटल डी मिनिमम होल का ये था 25 mm,
25 माइनस डी और स्मॉल डी मैक्सिमम कितना था 25.01, 25.01, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी -0.01। अभी मान के चलिए जो मैंने आपको बताया था अल्फ़ा और बीटा आप ले लेते हैं इसको, तो एक वैल्यू पॉजिटिव है एक वैल्यू निगेटिव है, तो किस तरीके का फिट होना चाहिए, ट्रांजिशनल फिट। ठीक है, तो ये एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि हमारा जो टाइप ऑफ फिट होगा वो क्या होगा, ट्रांजिशनल फिट। ये है अपना कन्वेंशनल मेथड। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कर सकते थे, देखिए अगर हम लोग इसको सॉल्व करते बाई रिप्रेजेंटेशन ऑफ इन द फॉर्म ऑफ टॉलरेंस ग्रेड, एक हम लोग बनाते हैं इसको ग्राफिकल फॉर्म में। ठीक है, ग्राफिकल फॉर्म में इसको डिनोट करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, देखिए एक हमारे पास क्या होता है ज़ीरो डायमेंशन लाइन, ज़ीरो डायमेंशन लाइन, और एक होता है क्या, ज़ीरो डेविएशन लाइन, ज़ीरो डेविएशन लाइन। ठीक है, अब इसमें देखिए अगर हम लोग देखते हैं इसका सबसे पहले क्या, शाफ्ट, ये क्या हो गया कितना डायमेंशन यहाँ से यहाँ तक 25 mm, 25 mm। अब शाफ्ट के बारे में क्या दिया गया था, शाफ्ट का जो हमारे पास डायमेंशन था क्या क्या था, देखिए शाफ्ट का जो डायमेंशन था वो था 25.01 एंड 24.99। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए समवेयर हियर ऐसा आएगा ये। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 24.99 और ये कितना होगा 25.01। ठीक है, ये क्या दिखा रहा है हमारा शाफ्ट, ये शाफ्ट दिखा रहा है। अगर यहीं पर हम लोग होल को भी रिप्रेजेंट करना चाहें तो होल का क्या क्या डायमेंशन है, देखिए यहीं से देख लीजिए, डी मैक्सिमम कितना था 25.03 और डी मिनिमम कितना था 25, तो ये समवेयर हियर यहाँ आएगा। ठीक, यहाँ पर आएगा, ये होल का हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो कंडीशन बन रहा है वो कैसा है, ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक है, एरिया की ओवरलैपिंग हो रही है, जो जोन बन रहा है दोनों के बीच में, ये हमारा शाफ्ट था, ये हमारा होल है। ठीक है, ये होल का डायमेंशन। ठीक, तो इतना एरिया जो है ओवरलैप कर जाएगा, इतना एरिया ओवरलैप करेगा। ठीक, ऐसे कंडीशन पे हम तुरंत बता सकते हैं कि टाइप ऑफ फिट जो है वो क्या है, ट्रांजिशनल है, ट्रांजिशनल है। ठीक, और बाकी आपकी जानकारी के लिए दो चीज़ें और बता देता हूँ। अगर क्लियरेंस फिट देखना होता कि क्लियरेंस फिट को कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं इसी तरीके से, तो देखिए दिस इज़ ज़ीरो डेविएशन लाइन, ज़ीरो डेविएशन लाइन एंड दिस इज़ ज़ीरो डायमेंशन लाइन। ठीक है, ज़ीरो डायमेंशन लाइन, ये कोई बेसिक साइज़ है, जो भी बेसिक साइज़ आपका होगा। इफ़ होल का जो पूरा का पूरा वैल्यू हो वो ऊपर हो शाफ्ट से। ठीक है, इफ़ होल इज़ अप साइड एंड शाफ्ट इज़ इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, होल एंड शाफ्ट। ठीक, होल का पूरा वैल्यू जो भी अपर लिमिट लोअर लिमिट की वैल्यू आती है, इसका पूरा डायमेंशन जो है शाफ्ट के डायमेंशन से ही बड़ा। ठीक, किसी तरीके की ओवरलैपिंग ना हो, तो ऐसे कंडीशन पे जो फिट हमको मिलता है वो क्या होता है, क्लियरेंस फिट। ऐसे कंडीशन जो फिट हमको मिलता है उसको क्या बोलते हैं, क्लियरेंस फिट। ठीक, लाइकवाइज अगर होल नीचे हो और शाफ्ट ऊपर हो, होल नीचे हो और शाफ्ट ऊपर हो, ठीक, शाफ्ट ऊपर है और होल नीचे है, इस तरीके की वैल्यू मिलती है, यानी कि पूरा का पूरा डायमेंशन ऑफ शाफ्ट जो है वो ऊपर है, वो ज़्यादा है होल से। ठीक, ऐसा कंडीशन आता है, कहीं पर भी दोनों के लोअर लिमिट और अपर लिमिट भी मैच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वो दोनों एक दूसरे से किसी डिफरेंस में है, तो ऐसे कंडीशन में जो हमको फिट मिलता है उस फिट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफियरेंस फिट, इंटरफियरेंस फिट। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखना, और ऐसे ज़रूरी नहीं कि ये ज़ीरो डेविएशन लाइन के ऊपर ही हो, ये कहीं पर भी हो सकती है, यहाँ पर भी कंडीशन आ सकती है, शाफ्ट होल। ठीक, होल ऐसा भी आ सकता है, इन समवेयर बिटवीन ऐसा भी आ सकता है कि यहाँ पर शाफ्ट है यहाँ पर होल है। ठीक, तो बेसिक यही है, अगर होल ऊपर है और शाफ्ट नीचे है तो फिट जो होगा क्लियरेंस फिट होगा, अगर शाफ्ट ऊपर है और होल नीचे है इस कंडीशन पे इंटरफियरेंस फिट होगा। तो इस चीज़ को याद रखिए, इससे आप डायरेक्टली बना सकते हैं, डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे इस क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द स्क्वायर थ्रेडेड स्क्रू इज़ यूज टू लिफ्ट अ लोड W बाई अप्लाइंग अ फोर्स F। ठीक है, इफिशियंसी ऑफ स्क्वायर थ्रेडेड स्क्रू इज एक्सप्रेस्ड एज। ठीक, कैसे एक्सप्रेशन दोगे आप, क्या क्या ऑप्शन आपका देखिए, द रेशियो ऑफ वर्क डन बाई W पर रिवोल्यूशन टू वर्क डन बाई F पर रिवोल्यूशन, सेकेंड W डिवाइड बाई F, थर्ड वन F डिवाइड बाई W, एंड फोर्थ वन इज द रेशियो ऑफ वर्क डन बाई F
पर रिवॉल्यूशन टू वर्क डन बाई W पर रिवॉल्यूशन। तो देखिए क्या है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं, आपको एफिशिएंसी निकालनी, कोई भी एक लोड है, ठीक है, कोई भी एक लोड W है, इसको आपको क्या करना है, स्क्रू से आपको लिफ्ट करना है, ठीक है, स्क्रू से आपको लिफ्ट करना है। आप एक फोर्स यहाँ पर जो अप्लाई कर रहे हैं, F फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और इस लोड को आप लिफ्ट कर रहे हैं। तो इफिशिएंसी का इन जनरल फार्मूला क्या होता है, इफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट, ठीक है, वर्क आउटपुट डिवाइड बाय वर्क इनपुट। तो वर्क आउटपुट, आपका आउटपुट क्या चाहिए, आपको डब्ल्यू लोड को उठाना है, ठीक है, आपको डब्ल्यू लोड को लिफ्ट करना है। डब्ल्यू लोड आपने लिफ्ट किया, पर रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन में कितना लिफ्ट हुआ ये ऊपर, ठीक है, पर रिवॉल्यूशन में कितने mm का या कितने सेंटीमीटर का, जो भी हो सकता है, कितना पर रिवॉल्यूशन पे कितना लिफ्ट यहाँ पर आपने इंश्योर किया, डिवाइडेड बाई कितना लोड, कितना वर्क आपने इसमें इनपुट दिया है, दैट इज़ F, ठीक है, दोनों आपको दिया गया है। तो ये आपका ऑप्शन ए सही है। इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ था नहीं, वैसे ये बेसिक डेफिनेशन ऑफ एफिशिएंसी से निकल जाता। द रेशियो ऑफ वर्क डन बाई W पर रिवॉल्यूशन टू वर्क डन बाई F पर रिवॉल्यूशन, दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। अच्छा ठीक है, चलिए इस पर कुछ चीज़ें और भी है जो इंपॉर्टेंट अक्सर आपके एग्जाम में पूछता है, तो मैं यहीं पर ही आपको डिस्कस कर देता हूँ। कुछ चीज़ें और ध्यान रखिए, जैसे देखिए मैक्सिमम इफिशिएंसी ऑफ स्क्रू जैक, ये इस क्वेश्चन से हट करके कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, आपके पीएसएस में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मैक्सिमम इफिशिएंसी ऑफ स्क्रू जैक अगर आपसे पूछा जाए, इफिशिएंसी ऑफ स्क्रू जैक, ये इसका फार्मूला होता है, इसको हमेशा ध्यान रखना, 1 माइनस साइन फाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन फाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको हमेशा याद रखना, ठीक है, भूलना नहीं। सिंपल, अगर ये तो मैक्सिमम का हो गया, अगर सिंपल एफिशिएंसी ही पूछता स्क्रू जैक का, तो एफिशिएंसी क्या होता है, tan अल्फ़ा डिवाइड बाई tan अल्फ़ा प्लस फाई। यहाँ पर फाई क्या है, फाई है आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और ये अल्फ़ा क्या होता है, अल्फ़ा होता है लीड एंगल, लीड एंगल, समटाइम इसी को हम लोग हेलिक्स एंगल भी बोलते हैं, हेलिक्स एंगल, ठीक है। तो ये फार्मूला हमेशा याद रखना, ये दोनों ही एग्जाम पे आते हैं, पूछे जाते हैं नंबर ऑफ टाइम, ठीक। अगर आप कहीं पूछ ले जाए कि अल्फ़ा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, तो क्या बोलोगे, अल्फ़ा फॉर वैल्यू ऑफ अल्फ़ा फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ स्क्रू जैक इज़ 45 माइनस साई बाई 2। ये भी हमेशा याद रखना, 45 डिग्री माइनस साई बाई 2, ये अल्फ़ा की वैल्यू होती है। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक, आपके एग्जाम पे अक्सर पूछी जाती हैं। अच्छा एक चीज़ और देख लो, खैर इतना मेरे ख्याल से इनफ है, इतना इनफ है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नहीं चलो देख ही लो, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके पीएसएस एग्जाम पे आती है। गेट के एग्जाम के क्वेश्चन तो हम लोग सॉल्व कर ही रहे हैं, मगर साथ ही साथ कुछ एडिशनल चीज़ें आपको मालूम चल जाए जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो भी आपके लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है। स्क्रू थ्रेड, जब अगर अपन स्क्रू जैक की बात करें, इसमें थ्रेड होते हैं ना, इसमें क्या कैसे थ्रेड होते हैं, आप कभी देखना, इसके बारे में पढ़ना आप। तो जो स्क्रू जैक में जो थ्रेड होते हैं वो स्क्वायर थ्रेड होते हैं, ठीक, स्क्वायर थ्रेड। आपसे ये भी पूछा जा सकता है किस तरीके का थ्रेड होता है स्क्रू जैक में, तो स्क्वायर थ्रेड होता है। स्क्वायर थ्रेड की खासियत ये है कि जो यहाँ पे एंगल होता है थीटा, ठीक है, ये 0 डिग्री पे होता है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक। कैसा दिखाई देता है, समथिंग लाइक दिस, ठीक, ये ऐसा दिखाई देता है, एंगल यहाँ पर 0 डिग्री का होता है, ठीक है। कहाँ कहाँ यूज़ होता है स्क्वायर थ्रेड अगर पूछे, जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन आपने क्या, स्क्रू जैक में तो होता ही है, स्क्रू जैक में होता ही है, साथ में क्लैंपिंग डिवाइसेस जितने होती हैं, क्लैंपिंग डिवाइसेस में यूज़ होती हैं, प्रेसेस में यूज़ होती हैं, जितने भी प्रेस आप यूज़ करते हैं, ठीक, उन प्रेसेस में यूज़ होती है। बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ और है, फीड मैकेनिज़्म ऑफ मशीन टूल, जितने भी फीड मैकेनिज़्म होते हैं ना, फीड मैकेनिज़्म ऑफ मशीन टूल, यहाँ पर भी आपका स्क्वायर थ्रेड यूज़ होता है, ठीक है। अदर टाइप जो थ्रेड है और भी कुछ देख लो, इतना पढ़ ही लिए हैं तो इतना थोड़ा सा और देख लो। थ्रेड का अगर देखोगे कितने कितने कौन कौन से टाइप के और होते हैं, उनके एंगल्स के बारे में अक्सर आपसे पूछा जाता है, अक्सर बेसिकली यही ज़्यादा पूछा जाता है। थ्रेड कौन कौन से होते हैं, ट्रिपोजॉइडल थ्रेड होता है, ट्रिपोजॉइडल थ्रेड होता है, ठीक। एक होता है एक्मे थ्रेड होता है, एक होता है बटरेस थ्रेड होता है, विटवर्थ थ्रेड होता है, विटवर्थ थ्रेड, ठीक है। इनके बारे में अगर डिटेल में आपको पढ़ना तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं इनके बारे में डिटेल लेक्चर बना दूंगा। अभी जो आपके काम का है बस आपको शॉर्ट में सब चीज़ें बता देता हूँ, ये ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा एग्जाम पे पूछा जाता है।
ट्रिपोजाइडल थ्रेड पे अगर हम लोग एंगल की बात करें, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक साथ कलेक्टिव यहाँ पर दे दे रहा हूँ, ठीक है, ये ध्यान में रखना, ये एग्जाम पे बहुत बार आता है। एक में थ्रेड में क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू 29 डिग्री, वेरी इंपॉर्टेंट। एक में थ्रेड में जो थीटा होता है 29 डिग्री का होता है। बटरेस थ्रेड में ये कितना एंगल कितना होता है, 45 डिग्री का होता है। और विटवर्थ थ्रेड में ये होता है थीटा इक्वल टू 55 डिग्रीज़। तो ये चीज़ें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। वो एक क्वेश्चन पढ़े तो उससे संबंधित हमने चीज़ें और भी डिस्कवर कर ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या दिया गया क्वेश्चन में, देखिए, इन अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, इफ अ रिसोर्स इज नॉट फुल्ली यूज्ड, इफ रिसोर्स इज नॉट फुल्ली यूटिलाइज्ड और यूज्ड, द शैडो प्राइस ऑफ दैट रिसोर्स इज, क्या होगा, देखिए, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, इन्फाइनाइट। तो सबसे पहले देखिए शैडो प्राइस होता है क्या। शैडो प्राइस एक्चुअली एक क्या दिखाता है, मार्जिनल चेंज इन ऑप्टिमल ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है, मार्जिनल चेंज इन ऑप्टिमल ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू फॉर यूनिट चेंज इन राइट हैंड साइड ऑफ कांस्टेंट्स। आप जब प्रॉब्लम सॉल्यूशन करेंगे तो आपके कांस्टेंट के राइट हैंड साइड पे जो होगा, ठीक है, उनमें मार्जिनल चेंज आप करते हैं तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कितना चेंज आता है उसको ही शैडो प्राइस ऑफ दैट रिसोर्स बोला जाता है, ठीक है। अदर वर्ड्स में आप समझना चाहे तो शैडो प्राइस इंडिकेट्स हाउ मच ए यूनिट चेंज इन रिसोर्स वैल्यू विल चेंज द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ बेसिक वेरिएबल इन द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक। अब ज़्यादा अगर ये समझ में आए तो इसको सॉल्यूशन आप करना है। एक्चुअली आप इसको जब सॉल्व करेंगे स्लैग वेरिएबल्स लेंगे और ऑप्टिमल सॉल्यूशन जहाँ पर आपको मिलता है वहाँ पे स्लैग वेरिएबल्स के लिए जब जीरो आ जाती है तब के कंडीशन में शैडो प्राइस क्या होता है, इसको निकालने का एक पूरा तरीका है। यहाँ पर उतने डिटेल में हम नहीं जाएंगे, वीडियो अदरवाइज बहुत लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपका करेक्ट ऑप्शन है वो पॉजिटिव है। तो जो आपको याद रखना चाहिए मैं वो बता देता हूँ आपको। शैडो प्राइस जो होता है वो शैडो प्राइस मैं एसपी से दिखा रहा हूँ, ठीक है। इट विल बी ज़ीरो फॉर रिसोर्सेज दैट इज एनी वे मेट एबव रिक्वायरमेंट इन ऑप्टिमल सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन में नहीं, ऑप्टिमल सॉल्यूशन में, इन ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है। तब सेलिंग प्राइस शैडो प्राइस जो होगी वो ज़ीरो होती। शैडो प्राइस पॉजिटिव कब होती है, यानी कि ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है, पॉजिटिव। ये कब होती है, व्हेन रिक्वायरमेंट ऑफ रिसोर्सेस इज मेट एग्जैक्टली इन द कॉस्ट ऑप्टिमल प्लान, ठीक है। तो चलिए ये चीज़ ध्यान रखिए आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट ए फॉर्म ऑफ इन्वेंट्री। ऐसे कुछ क्वेश्चन गेट में हमसे पूछे जाते हैं जो आप थोड़ा सा जनरल कॉमन सेंस लगाएंगे तो भी आपसे बन जाएगा। देखिए इनमें से कौन सा वो ऑप्शन है जो इन्वेंट्री का फॉर्म नहीं है, ठीक है, इन्वेंट्री नहीं है, नॉट, इस पर ध्यान देना, ठीक है, इस वर्ड पे ध्यान दो। रॉ मटेरियल्स, देखो इन्वेंट्री में आदमी रखता क्या क्या चीज़ है, कोई इंडस्ट्री इन्वेंट्री में क्या क्या रखता है, ठीक है, रॉ मटेरियल्स बिल्कुल रखेगा वो इन्वेंट्री में अपने, ये इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल्स तो रहेंगे ही रहेंगे। ऐसा तो नहीं है कि जब भी हमको ज़रूरत पड़ी, कोई इंडस्ट्री है जो स्टील बना रही है वो रॉ मटेरियल बार बार मंगाती है जब भी इसको प्रोडक्शन करना होता है, ऐसा तो नहीं है। वो अपने पास इन्वेंट्री में स्टॉक करके रखती है रॉ मटेरियल्स, ठीक है। वर्क इन प्रोसेस मटेरियल्स, जो भी मटेरियल हैं जिनको काम पे लाना है, बार बार हम लोगों को कुछ ना कुछ देर में हमको यूज़ करते रहना है और उसकी सप्लाई बार बार हमको चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि हम उसको बार बार ऑर्डर देंगे, हम लोग बाहर से मंगाएंगे इन चीज़ों को और वापस से अपने काम पे साइट पर लेके आएंगे। ये वर्क इन प्रोसेस मटेरियल जो भी होते हैं इन सब चीज़ों को हम लोग क्या इन्वेंट्री में रखते हैं, ठीक है। वर्क इन प्रोसेस मटेरियल जो भी हो सकते हैं, ठीक, बहुत सारे तरीके के होते हैं, ये भी सब हमारे इन्वेंट्री का ही फॉर्म है, ठीक, इन्वेंट्री में रहते हैं। फिनिश्ड गुड, अब मान के चलिए आप किसी भी एक इंडस्ट्री में काम करते हैं, आप रेल्स ही बनाते हैं, ठीक है, रेल्स बना रहे हैं या फिर आप कोई भी स्टील के कोई भी कंपोनेंट बना रहे हैं। अगर वो फिनिश्ड हो गया, अब आपने उसको बना लिया है, वो एक अब रेडी टू गो इन मार्केट कंडीशन पे है, तो आप क्या उसको तुरंत से सेल आउट कर देते हैं? नहीं, वो कुछ दिन वेयर हाउस में रहता है, ठीक है, इन्वेंट्री में रहता है, वो वेयर हाउस में रखेंगे आप उसको, तुरंत तो नहीं बेच देंगे उसको, ठीक है, तुरंत सेल आउट नहीं होता है। तो फिनिश्ड गुड भी क्या होता है, इन्वेंट्री का ही हिस्सा है, ये भी इन्वेंट्री में रहता है। CNC मशीन्स, ठीक है, CNC मिलिंग मशीन दिया है, ये इतनी हैवी होती हैं अपने साइज़ में, बहुत बल्की होती है मशीन, ठीक है, बहुत लार्ज साइज़ की होती है, डायमेंशनल। तो ऐसे मशीन्स को ऐसा नहीं है कि इनको भी हम इन्वेंट्री में रखते हैं, बहुत कॉस्टली होती, बहुत हैवी होती, बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स होती, तो इनको इन्वेंट्री में नहीं रखा जाता।
ठीक है, ये डायरेक्ट ऑपरेशनल साइट पे ही होती हैं, अपना काम करते रहती हैं। ठीक है, तो ये जो CNC मशीन है, दिस इज़ नॉट फॉर्म ऑफ इन्वेंट्री। बाकी जो ABC ये तीनों ऑप्शन में जो दिए गए थे, रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोसेस मटेरियल, फिनिश गुड, ये तीनों के तीनों ही क्या है, फॉर्म ऑफ इन्वेंट्री हैं। गेट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, MSQ बोलते हैं इनको, ठीक है, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस, तो जिनमें एक से अधिक आंसर सही हो सकते हैं। ठीक है, आपको सब में टिक करना होता है। यहाँ पर आपको सीखने को मिल रहा है, आप ये सब चीज़ें सीखते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। Assuming the material considered in each statement is homogeneous, isotropic, linear elastic, and the deformations are in the elastic range, which one or more of the following statement is or are true? ठीक है, चलिए देखते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं इसके। ऑप्शंस देखें, उसके पहले देखिए यहाँ पर 2 वर्ड लिखा हुआ था, इनके बारे में भी एग्जाम्स में आता है, इसलिए यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। होमोजीनियस, आइसोट्रॉपिक। होमोजीनियस क्या होता है? होमोजीनियस मटेरियल उनको बोलते हैं मटेरियल दैट हैव सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज इन एवरी पॉइंट्स। ठीक है, होमोजीनियस क्या होता है? सेम मटेरियल की जो इलास्टिक प्रॉपर्टीज होगी, मटेरियल हैज़ सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज इन एवरी पॉइंट्स। ठीक है, इन एवरी पॉइंट्स, ऐसे मटेरियल को क्या बोलते हैं हम लोग? होमोजीनियस मटेरियल। आइसोट्रॉपिक मटेरियल क्या होता है? मटेरियल दैट हैज सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज इन ऑल द डायरेक्शन। ये डायरेक्शनल डिपेंडेंट है। आइसोट्रॉपिक मटेरियल्स में सभी डायरेक्शन पे सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज होती, जबकि होमोजीनियस मटेरियल में सारे पॉइंट्स पे, जितने भी पॉइंट्स होंगे, हर एक पॉइंट पे इलास्टिक प्रॉपर्टीज सेम होगी। ठीक, तो इस क्वेश्चन से एक चीज़ हम लोग ये सीख सकते थे, होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक के बारे में एग्जाम में पूछता है, इसलिए मैंने आपको डिस्कस कर दिया। चलिए ऑप्शन के बारे में, ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ए बॉडी सब्जेक्टेड टू हाइड्रोस्ट, इनमें से कौन सा ट्रू या फॉल्स है बताना है आपको, कौन सा ट्रू हो सकते हैं। ए बॉडी सब्जेक्टेड टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हैज़ नो शियर स्ट्रेस। ठीक, फर्स्ट वन। सेकेंड वन देखिए, इफ़ अ लॉन्ग सॉलिड स्टील रॉड इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल लोड देन इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस। थर्ड वन, maximum shear stress theory is suitable for failure in analysis of brittle materials. Fourth one, if a portion of beam has zero shear force then the corresponding portion of elastic curve of the beam is always straight. देखिए, अब वन बाय वन हम लोग हर एक ऑप्शन पे डिस्कस करते जाते हैं। फर्स्ट ए ऑप्शन जो बोला गया था, ए बॉडी सब्जेक्टेड टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है? कंप्रेसिव फोर्स फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन। ठीक है, कंप्रेसिव फोर्स फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन। ठीक है, इस तरीके का जो लोडिंग सिस्टम होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक, कोई भी स्फीयर अगर कोई वाटर के अंदर पे है तो इसमें भी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ही लगता है, याद रखना। ठीक है, इसमें भी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगता है। अगर इसके डायमेंशन काफ़ी कम हो इस स्फीयर का तो इसमें भी जिस तरीके का प्रेशर लगता है उसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोलते हैं। अगर इसको हम लोग थोड़ा सा कोशिश करें मोहर सर्कल में ड्रॉ करने का, ठीक है, थोड़ा डायग्राम में से उतना क्लियर नहीं बनता है, माफ़ करिएगा, बट आप समझदार हैं, आप समझ जाएंगे। ठीक है, मोहर सर्कल में एक्स एक्सिस पे हमारा क्या होता है? नॉर्मल स्ट्रेस। वाई एक्सिस पे क्या होता है हमारा? टाउ, शियर स्ट्रेस। ठीक है, अब जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की हम बात करते हैं तो क्या हो जाता है? देखो वहाँ पर ये किसी एक एलिमेंट में जब हम बॉडी सब्जेक्टेड टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, किसी एक एलिमेंट को निकाल करके देखो, यहाँ से आप सब सारा का सारा एलिमेंट इक्वली स्ट्रेस्ड है हर एक डायमेंशन से। तो यहाँ पर अगर मैं सिग्मा एक्स मान लूँ एक्स डायरेक्शन पे और इसको मान लूँ सिग्मा वाई वाई डायरेक्शन पे, तो सिग्मा एक्स इज इक्वल टू सिग्मा वाई इक्वल टू सिग्मा एक्स इक्वल टू सिग्मा, सभी तरफ के जो भी स्ट्रेसेस सारे सेम हैं। ऐसे कंडीशन पे हमारा जो स्टेट होता है उस एलिमेंट का, स्ट्रेस्ड एलिमेंट का इन मोहर सर्कल, समवेयर हियर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की बात हो रही है। ठीक है, एक पॉइंट बनता है यहाँ पर, जहाँ पर ही सिग्मा एक्स भी सेम है, सिग्मा वाई भी सेम है, सब कुछ सारे पॉइंट यहीं पर ही। ठीक है, इनफाइनाइट प्रिंसिपल प्लेन्स होते हैं, प्रिंसिपल प्लेन्स, इनफाइनाइट प्रिंसिपल प्लेन, और यहाँ पर जो शियर स्ट्रेस होता है ज़ीरो ऑलवेज। देखो इस एक्सिस में टाउ की वैल्यू हमेशा ज़ीरो होगी, ठीक है, एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस की सारी वैल्यू ज़ीरो होंगी, तो शियर स्ट्रेस हमेशा ज़ीरो होता है इन द कंडीशन ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अगर आपको ऐसे आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, अगर एक दूसरा कंडीशन होता है जिसमें इक्वली स्ट्रेस होता है सभी डायरेक्शन से और टेंसाइल होता है, इसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर नहीं बोलते फिर, ठीक है, इक्वली स्ट्रेस होता है टेंशन में, तब हमारा मोहर सर्कल डायग्राम समवेयर हियर यहाँ पे ऐसा बनता पॉजिटिव साइड पे,
और तब भी इनफाइनाइट प्रिंसिपल प्लेन्स हमको मिलते और तब भी शियर स्ट्रेस की वैल्यू 0 होती हमेशा, ऑलवेज। ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब देखते हैं बाकी के ऑप्शन के करेक्ट होने के कोई चांसेस हैं या नहीं। ठीक है, सेकंड ऑप्शन देखते हैं। इफ़ अ लॉन्ग सॉलिड स्टील रॉड इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल लोड देन इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस। ठीक, बिल्कुल सही बात है। ठीक, अगर कोई भी लॉन्ग स्टील रॉड है उसको आप टेंसाइल लोड इसको देंगे तो टेंसाइल लोड उसमें एक्ट कराएंगे, ठीक है, सब्जेक्टेड बाय टेंसाइल लोड, देन इट्स वॉल्यूम विल इंक्रीज, नो डाउट। इसमें लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल स्ट्रेन दोनों आएंगे, लॉन्गिट्यूडनल एंड लेटरल स्ट्रेन दोनों आएंगे, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की वैल्यू हमेशा लेटरल स्ट्रेन से ज़्यादा होती है, हमेशा ज़्यादा होती है, दैट इज़ वाई वॉल्यूम विल इंक्रीज। और अगर सेम केस पे ये बोलता कि ये कंप्रेसिव लोड लगा देते, उस कंडीशन पे क्या होता, वॉल्यूम विल डिक्रीज। तो अभी के कंडीशन पे ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, थर्ड देखिए, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी सुटेबल फॉर फेल्योर एनालिसिस ऑफ ब्रिटल मेटेरियल, बिल्कुल गलत है। ठीक है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी गेस्ट एंड ट्रेस्का थ्योरी होती है। दिस इज गुड फॉर डक्टाइल मटेरियल्स, नॉट फॉर ब्रिटल मटेरियल्स। तो ब्रिटल मटेरियल के लिए कौन कौन सा होता है, चलिए वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से। सबसे पहले देखिए फेल्यूर थ्योरी, फेल्यूर थ्योरी, इसको केवल 1 मार्क्स क्वेश्चन का सॉल्यूशन ही मत समझना गेट का, इसके साथ साथ आपको मैं बहुत सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पर ही सिखा दे रहा हूँ। ये भी 2 तरीके के होते हैं देखिए, ठीक, एक स्टैटिक होता है और एक होता है क्या, फॉर वेरिएबल लोड, फॉर वेरिएबल लोड। ठीक है, स्टैटिक कंडीशन में हमारे पास 5 थ्योरीज हैं, 5 थ्योरीज हैं। ठीक, वैसे ही फॉर वेरिएबल लोड हमारे पास 2 थ्योरीज हैं, 2 थ्योरीज हैं। 5 थ्योरीज कौन कौन सी है, सबसे पहले देखिए रैंकाइन थ्योरी, रैंकाइन थ्योरी, रैंकाइन थ्योरी। सेकेंड वन गेस्ट एंड ट्रेस्का, रैंकाइन थ्योरी को क्या बोलते हैं, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, गेस्ट एंड ट्रेस्का थ्योरी। सेकेंड वन, इसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। ठीक है, थर्ड वन देखिए वॉन माइसेस, वॉन माइसेस थ्योरी, ये सब साइंटिस्ट के नाम है, वॉन माइसेस थ्योरी। इसी को क्या बोलते हैं, मैक्सिमम डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन एनर्जी, एनर्जी थ्योरी। ठीक है, या फिर इसका एक और नाम है, ये भी याद रखना आप, इस नाम से भी एग्जाम में पूछता है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, एनर्जी थ्योरी। ठीक, फोर्थ वन हाइक थ्योरी, हाइक थ्योरी। इन पे डिटेल अगर आपको चाहिए होगा तो कोई भी डिस्कशन आप बताना कमेंट बॉक्स में, हम डिटेल इसका डिस्कशन करेंगे। हाइक थ्योरी का एक और नाम क्या है, मैक्सिमम, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। ठीक है, फिफ्थ वन एंड लास्ट सेंट वेनेंट थ्योरी, सेंट वेनेंट थ्योरी। सेंट वेनेंट थ्योरी क्या होता है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी। ठीक है, अब एमंग ऑल दीज जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो आपके एग्जाम में आता है वो ये है, रैंकाइन थ्योरी इज़ गुड फॉर ब्रिटल मटेरियल ऑल्सो। इसको हम समटाइम ब्रिटल मटेरियल के लिए भी यूज़ करते हैं, इसलिए स्टैटिक कंडीशन में कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि कौन सी थ्योरी है जो ब्रिटल मटेरियल की अच्छी है, तो रैंकाइन थ्योरी इज़ फॉर ब्रिटल मटेरियल। ऐसा नहीं कि उसको आप डक्टाइल में नहीं लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते हैं, मगर ये अच्छे रिजल्ट देता है ब्रिटल मटेरियल्स के लिए भी। ठीक है, ये फेल्योर थ्योरी ब्रिटल मटेरियल के लिए भी अच्छे रिजल्ट देता है, ब्रिटल मटेरियल्स। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए ब्रिटल मटेरियल की कौन सी थ्योरी स्टैटिक कंडीशन की जो फेल्योर थ्योरी है वो कौन सी अच्छी है, तो रैंकाइन थ्योरी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी इज गुड फॉर ब्रिटल मटेरियल। गेस्ट एंड ट्रेस्का एंड वॉन माइसेस, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे बेस्ट थ्योरी अगर कोई सी है डक्टाइल मटेरियल के लिए तो वो है वॉन माइसेस, बेस्ट थ्योरी, बेस्ट थ्योरी। मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी इज बेस्ट थ्योरी फॉर डक्टाइल, डक्टाइल। ठीक है, एंड सेकेंड बेस्ट थ्योरी इज गेस्ट एंड ट्रेस्का, सेकेंड बेस्ट थ्योरी फॉर डक्टाइल, फॉर डक्टाइल। ठीक है, सेकेंड बेस्ट थ्योरी फॉर डक्टाइल मटेरियल इज गेस्ट एंड ट्रेस्का। साथ में अगर आपको ये पूछा जाए कि मोस्ट कंजर्वेटिव कौन सा है, मोस्ट कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है, सबसे ज़्यादा डायमेंशन किस में आएगा,
ठीक है। सबसे ज़्यादा डायमेंशन किस थ्योरी में आता है? डायमेंशन ज़्यादा होगा तो बिल्कुल सेफर साइड में रहेंगे आप, ठीक है। फेलोर्स के सेफर साइड में होगा। तो मोस्ट कंजर्वेटिव थ्योरी इज ऑल्सो गेस्ट एंड ट्रेस्का थ्योरी, दैट इज मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। तो यही मोस्ट कंजर्वेटिव थ्योरी भी है, सेकेंड बेस्ट थ्योरी फॉर डक्टाइल भी है, और बेस्ट थ्योरी फॉर डक्टाइल इज वॉन माइसेस थ्योरी, एंड दी थ्योरी विच इज़ गुड फॉर ब्रिटल मटेरियल इज रैंकाइन थ्योरी। अगर हम लोग बात करें अब फॉर वेरिएबल लोड, ठीक, फॉर वेरिएबल लोड में कौन कौन सी थ्योरी आती है बताया था मैंने आपको? नहीं बताया, सॉरी, ठीक है। तो फॉर वेरिएबल लोड, वेरिएबल लोडिंग के केस में दो अपने पास थ्योरीज़ हैं, बेसिकली 3 थ्योरी है, मगर जिन 2 थ्योरी के बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपको बार बार पूछता है, इसलिए वो 2 थ्योरी के बारे में बता रहा हूँ। गुडमैन एंड सोडरबर्ग, एक गर्बर का भी है, तो मैं यहाँ पे 2 चीज़ों को डिस्कस कर रहा हूँ, गुडमैन एंड सोडरबर्ग थ्योरी। अब इनमें भी आपको ये पूछा जा सकता है कि विच थ्योरी इज़ गुड फॉर डक्टाइल मटेरियल, विच थ्योरी इज़ गुड फॉर ब्रिटल मटेरियल। तो देखिए हमेशा याद रखना, गुडमैन थ्योरी इज़ गुड फॉर डक्टाइल एंड ब्रिटल बोथ, डक्टाइल एंड ब्रिटल आप दोनों के लिए यूज़ कर सकते हो। अगर आपका ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वेरिएबल लोडिंग कंडीशन है, ब्रिटल मटेरियल के लिए यूज़ करना, तब कौन सा यूज़ करोगे? तब आप केवल और केवल गुडमैन ही यूज़ कर सकते हो, सोडरबर्ग नहीं करोगे। सोडरमैन इज़ गुड फॉर सोडरमैन ओनली डक्टाइल मटेरियल, ओनली फॉर डक्टाइल मटेरियल, ओनली फॉर डक्टाइल मटेरियल्स, ठीक। एंड द मोस्ट कंजर्वेटिव थ्योरी बिटवीन इन दिस 2 थ्योरीज इज सोडरबर्ग, दिस इज मोस्ट कंजर्वेटिव, यानी मैंने पहले बताया था डायमेंशन ज़्यादा आएगा इस, मोस्ट कंजर्वेटिव, सो सेफ्टी के साइड पे ये बेस्ट थ्योरी है सोडरबर्ग, ठीक है। मोस्ट कंजर्वेटिव थ्योरी भी सोडरबर्ग है, और डक्टाइल ओनली फॉर डक्टाइल मटेरियल देखेंगे तो भी सोडरबर्ग ही है, और ब्रिटल और डक्टाइल दोनों के लिए गुडमैन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इज और आर यूज्ड फॉर सरफेस हार्डनिंग ऑफ स्टील? सरफेस हार्डनिंग के लिए कौन कौन से प्रोसेस यूज़ किए जाते हैं? कार्बोराइजिंग करते हैं, साइनाइडिंग करते हैं, कार्बोनाइट्राइडिंग करते हैं, ठीक है। एनिलिंग नहीं करते हम लोग, ठीक। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। इनके अलावा और भी है सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस में, क्या है? ये 3 तो हैं, ए बी एंड डी, ए बी डी बोथ आर करेक्ट आंसर। इनके अलावा भी कुछ हैं, लाइक फ्लेम हार्डनिंग, ठीक है, इंडक्शन हार्डनिंग, नाइट्राइडिंग, ठीक है। ये सब क्या है? आपके सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस हैं ऑफ स्टील, ठीक है, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है इन लोग। एनिलिंग नहीं होता है। एनिलिंग क्या होता है? एनिलिंग इज बेसिकली परफॉर्म टू रिड्यूस द हार्डनेस ऑफ मटेरियल, ठीक है। दिस इज फॉर ऐसे लिखना चाहिए, टू रिड्यूस, दिस इज परफॉर्म टू रिड्यूस द हार्डनेस ऑफ मटेरियल, ठीक है, हार्डनेस रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। किसी भी मटेरियल को अस्टेनेटिक टेम्परेचर में पहुंचा करके उसको फर्नेस कूल कराया जाता है, फर्नेस कूल, स्लोली, बहुत स्लो होता है, स्लो कूलिंग रेट, ठीक है, फर्नेस कूल। इस कंडीशन पे हमको जो इस प्रोसेस को बोला जाता है क्या? एनिलिंग बोला जाता है, ठीक है। यहाँ जो भी प्रोडक्ट हमको उसके बाद मिलेगा, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? स्लो प्रोसेस की फर्नेस कूलिंग, ठीक है। फर्नेस के पास ही रख करके हम उसकी कूलिंग करते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग एनिलिंग बोलते हैं, ठीक है। एनिलिंग करते समय जब अपन उसको हीट प्रोवाइड करते हैं, ठीक, आप कोई भी एक प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, इन बिटवीन मान के चलिए आप रेल बना रहे हैं, ठीक, अब उसमें रोलर से एक बार में आपने बिलेट को पास किया, तो आपके पास एक लिमिट है, उसी लिमिट तक ही आप उसको उसके लेंथ में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके लेंथ में चेंज एक लिमिट तक कर सकते, उसके बाद आपको वापस उसको हीट करना पड़ेगा ताकि आप फिर से उसमें डक्टिलिटी इंट्रोड्यूस कर पाएँ और फर्दर उसको रोलर में भेज करके उसकी लेंथ को और बढ़ा सके, एक्सटेंड कर सकें। तो इन बिटवीन, ये इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है, इन बिटवीन जो प्रोसेस हम इनके बीच में हम अप्लाई करते हैं, जो यूज़ करते हैं, वो एनिलिंग ही होती है, ठीक है। तो ये क्या होता है? हार्डनेस ऑफ मटेरियल को रिड्यूस करता है, रिस्टोर डक्टिलिटी, ठीक है, टू परफॉर्म फर्दर ऑपरेशंस, ठीक। और क्या करता है? एक चीज़ उसकी और इम्पोर्टेंट है, सब एग्जाम में आती है इसलिए बता रहा हूँ, रिलीव इंटरनल स्ट्रेसेस, ठीक, इट रिलीव्स द इंटरनल स्ट्रेसेस, इंटरनल स्ट्रेस को भी बाहर निकालता है। तो ठीक, दिस इज एनिलिंग। तो और आपका सही आंसर क्या हो गया? ए बी एंड डी, कार्बोराइजिंग, साइनाइडिंग, कार्बोनाइट्राइडिंग, फ्लेम हार्डनिंग, इंडक्शन हार्डनिंग, नाइट्राइडिंग, ये सब क्या है? सरफेस हार्डनिंग के टाइप्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स कैन यूज
ए वायर एज अ फीड स्टॉक मटेरियल। ठीक है, तो इस पर ज़्यादा लंबा डिस्कशन नहीं करूँगा, ये सारे प्रोसेसेस हैं, इन टेक्निक्स के बारे में आप पढ़ेंगे, आपको मालूम चल जाएगा। तो फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग और डायरेक्ट एनर्जी डिपोजिशन प्रोसेस, इन दोनों ही टेक्निक्स में वी यूज़ वायर एज अ फीड स्टॉक मटेरियल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। The figure shows a purely convergent nozzle with a steady inviscid compressible flow of, ये याद रखना, steady inviscid compressible flow of an ideal gas with constant thermophysical properties operating under choked condition। choked condition ये बहुत important word है, ठीक। The exit plane shows in the figure is located within the nozzle if the inlet pressure P0 is increased while keeping the back pressure P back unchanged। Which of the following statement is or are true। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। इन्होंने क्या बोला कि जो ये चोक्ड कंडीशन, सबसे पहले नोजल किस कंडीशन में, देखिए चोक्ड कंडीशन में कंडीशन। और एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इस चीज़ के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, देखिए कॉन्सेप्ट नहीं बोलना चाहिए, लाइन है, इसको हमेशा याद रखना। व्हेन मैक नंबर इज़ 1 द डिस्चार्ज, ये नोजल की बात हो रही है, व्हेन मैक नंबर 1 द डिस्चार्ज इज मैक्सिमम, द डिस्चार्ज इज मैक्सिमम एंड द नोजल इज सेड टू बी चोक्ड। ठीक है, तो सुनने से ऐसा लगेगा जैसे यहाँ पर फ्लो शायद रुक गई होगी, बट इसी कंडीशन पे डिस्चार्ज मैक्सिमम होता है। इस चीज़ को हमेशा याद रखना है। मैक नंबर क्या होता है, मैक नंबर m इज इक्वल टू v डिवाइड बाई c। v इज एक्चुअल वेलोसिटी, ठीक, ऑफ एनी सब्सटेंस, एंड c क्या होता है, सोनिक वेलोसिटी। इसी को और क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ साउंड, और इसको और क्या बोलते हैं हम लोग, एकॉस्टिक वेलोसिटी। ठीक है, एकॉस्टिक वेलोसिटी। तो जब मैक नंबर 1 होता है, ठीक है, व्हेन मैक नंबर इज़ 1 द डिस्चार्ज इज इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन में काम आएगा। द डिस्चार्ज इज मैक्सिमम एंड द नोजल इज सेड टू बी चोक्ड। चोक कंडीशन तो आपको पहले दे दिया, तो आपको ये बिल्कुल इंश्योर रखना है अपने इस क्वेश्चन में कि मैक नंबर तो 1 ही होगा। देखिए क्या क्या ऑप्शन देखिए, मास फ्लो रेट, अब इसके बारे में मास फ्लो रेट बाद में बात देखिए। मैक नंबर देखते हैं, मैक नंबर एट एग्जिट प्लेन ऑफ द नोजल विल रिमेन अनचेंज एट यूनिटी, बिल्कुल सही है ये चीज़। यहाँ और क्या दिया मैक नंबर के बारे में, मैक नंबर एट द एग्जिट प्लेन ऑफ द नोजल विल बिकम मोर देन यूनिटी, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक, ये यूनिटी पे अनचेंज्ड रहेगा। मास फ्लो रेट थ्रू द नोजल विल रिमेन अनचेंज्ड, या फिर मास फ्लो रेट थ्रू द नोजल विल चेंज। आप नोजल पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर एक इक्वेशन है, आप मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए एक फॉर्मूला आता है, मास फ्लो रेट मैक्सिमम मास फ्लो रेट के लिए, ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है वो 0.685 A2, ये क्रॉस सेक्शन A2 ये है, A1 ये है, ठीक है, ई मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट P1 डिवाइड बाई V1। सपोज से P1 प्रेशर यहाँ पर है, यहाँ पर हम लोग P0 बोल रहे हैं, हमारे कंडीशन में P0 है, ठीक है, V0 होता, अगर 0 होता तो तो ठीक है। तो क्या कर देखिए यहाँ पर मास फ्लो रेट इज फंक्शन ऑफ A2 यानी कि एग्जिट क्रॉस सेक्शन P0 एंड V0। A2 और V0 में तो कोई भी चेंजेस हम कर ही नहीं रहे हैं। V0 को क्या बोला जा रहा है, प्रेशर को, इनलेट प्रेशर इज इंक्रीज्ड, तो अगर आप इनलेट प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो मास फ्लो रेट भी इंक्रीज होगा। तो क्या होगा इसका सही आंसर, मास फ्लो रेट थ्रू द नोजल विल इंक्रीज, मास फ्लो रेट थ्रू नोजल विल इंक्रीज। तो आपके कौन कौन से आंसर सही है, बी एंड सी, मास फ्लो रेट विल इंक्रीज एंड मैक नंबर विल अनचेंज्ड एट यूनिटी। तो ये क्वेश्चन आपका ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन इम्प्रूव द फटीग स्ट्रेंथ ऑफ अ सर्कुलर माइल्ड स्टील शाफ्ट। कोई एक सर्कुलर माइल्ड स्टील शाफ्ट है, उसकी आपको फटीग स्ट्रेंथ लाइफ को बढ़ाना है। देखिए, इनहेंसिंग सरफेस फिनिश, शॉर्ट पिनिंग ऑफ शाफ्ट, इंक्रीजिंग रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिड्यूसिंग ह्यूमिडिटी, आपको इतना दिया है। सबसे पहले देखते हो तो आप यहाँ पे गलती ये कर दोगे कि ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी तो RSC का टर्म है सर, हम लोग इसको कैसे लिंक कर सकते हैं फटीग स्ट्रेंथ के साथ में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को अगर रिड्यूस करोगे तो मॉइस्चर कंटेंट यहाँ पर रिड्यूस होगा, मॉइस्चर की वजह से क्या होता है, करोजन, ठीक है, करोजन, और करोजन इसके सरफेस पे आएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इसका लाइफ कम होगा, ठीक है, करोजन इसके ऊपर आएगा सरफेस पे और उसकी लाइफ कम होगी। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को अगर हम लोग क्या करेंगे, कम करेंगे, तो हमारी फटीग स्ट्रेंथ बढ़ती है,
ठीक है। तो बाय रिड्यूसिंग द रिलेटिव ह्यूमिडिटी फटीग स्ट्रेंथ विल इंक्रीज, तो एक ऑप्शन तो ये करेक्ट है। इनहेंसिंग सरफेस फिनिश, बिल्कुल सरफेस फिनिश आप अगर रफ रखिए सरफेस, ये शाफ्ट है आपका, आप इसको सरफेस रफ रखिए, इस कंडीशन में बहुत सारे नोचेस बन जाएंगे और फेलियर के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, स्ट्रेस कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा जिसके कारण से फेलियर के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हमको सरफेस को जितना हो सके फिनिश रखना है, उसको बढ़ाना है। इनहेंसिंग सरफेस फिनिश विल ऑल्सो इंश्योर दी इंक्रीज इन फटीग स्ट्रेंथ, ठीक है, फटीग स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा ही वो। शॉर्ट पिनिंग प्रोसेस, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। छोटे छोटे बॉल्स की वो स्पीड से हम लोग इसके ऊपर इम्पिंच कराते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है, इस इंड्यूसेस दी सरफेस कंप्रेसिव रेसिडुअल स्ट्रेस इंड्यूस होता है, ठीक है, रेसिडुअल स्ट्रेस इंड्यूस होता है इसके सरफेस पे, और उसकी वजह से क्या होता है, जो भी क्रैक्स होते हैं वो उसके आने के चांस कम हो जाते हैं और अपना फटीग स्ट्रेंथ बढ़ता है, ठीक है, मटेरियल का फटीग स्ट्रेंथ बढ़ता है, ठीक है। ये भी हमारा कौन सा प्रोसेस होगा, दिस इज द प्रोसेस टू इम्प्रूव द फटीग स्ट्रेंथ। यहाँ पर इंक्रीजिंग रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज द रॉन्ग आंसर, ठीक है। अगर ह्यूमिडिटी बढ़ा दोगे तो इट विल काउज द करोजन एंड लेटर ऑन इट विल डिक्रीज द फटीग स्ट्रेंथ, ठीक। तो आपके कौन कौन से राइट ऑप्शन है यहाँ पे, इनहेंसिंग सरफेस फिनिश, शॉर्ट पिनिंग ऑफ सॉफ्ट एंड रिड्यूस द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो चलिए, काफ़ी लंबी हो गई वीडियो, में इतनी लंबी बनाना नहीं चाह रहा था, मगर आपको बहुत सारी चीज़ समझानी भी थी। आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगी, सेकंड इसके पार्ट पे जो सेट 2 था, और उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, यहाँ तक के लिए अगर आपको वीडियो समझ में आया, अच्छा लगता है, कुछ हेल्पफुल लगता है, तो वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिए और पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।